दोस्तों नमस्कार। और गांधी जयंती पर पूज्य बापूजी को शत नमन। और इसी के साथ हम आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश, DSSB, PGT और संभावित जो परीक्षाएं होने वाली हैं जनवरी या फरवरी मार्च तक, CGPSC छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए एक नए तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास या जो भी हिंदी साहित्य का सिलेबस है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से लेकर के TGT PGT तक के, उसमें से जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसी के मद्देनज़र रखकर हम ये अपना एक प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं कि उसी के अनुसार हम चलेंगे और सेक्शन वाइज चलेंगे। जैसे कि इस सेक्शन में हमने भाषा को केवल लिया है, भाषा विज्ञान को नहीं। तो भाषा से संबंधित जो बातें होंगी या कितनी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस पर, या उन सब पर बात करते हुए देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं परीक्षाओं में आने की। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मेरी तरफ से कोशिश यही है कि उन्हीं सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम अपने सिलेबस को कवर करते चलेंगे। तो हमारी एक मुहिम है और आपके साथ साथ मेरी भी तैयारी साथ में हो रही है या होती चलेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और भाषा से संबंधित जो बातें हायर एजुकेशन में पूछता है, एक क्वेश्चन वहाँ से रहता है कि किसी एक भाषाविद की परिभाषा दे देगा कि भाषा के संबंध में, कि उनकी एक वक्तव्य को लिखेगा परिभाषा से संबंधित भाषा के, और पूछ लेगा कि निम्न में से किस भाषाविद का यह कोटेशन है, यह उक्ति है। अमूमन 4-5 लोगों को पूछता है, जैसे कि कामता प्रसाद गुरु, बाबूराम सक्सेना, सुकुमार सेन, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा और हेनरी स्वीट। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विगत परीक्षाओं में पूछा गया है इनकी परिभाषाओं को, और भविष्य में आने की संभावनाएं इनसे ही ज़्यादा हैं। इसलिए इन्हीं लोगों को मैंने आपके सामने भाषा से की परिभाषा को लेकर के उनका कोटेशन को यहाँ पे रखा है। तो आइए देखते हैं कि इनकी परिभाषाएं भाषा के संबंध में ये लोग क्या दिए हैं, ये जो भाषाविद हैं ये लोग क्या दिए हैं। एक पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि वो कामता प्रसाद गुरु से को उठा करके उनकी परिभाषा को ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के पहले व्याकरणविद हैं, संस्कृत साहित्य के नहीं, हिंदी साहित्य के। और इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। यही कारण है कि अगर भाषा के सेक्शन से या भाषा की परिभाषा को कोई एग्जामिनर उठा के पूछना चाह रहा है, तो पहला उसका ध्यान यहीं पे जाएगा कि कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा क्या दी है भाषा के संबंध में, उसी को उठा के पूछ लेगा। तो देखते हैं कि ये क्या लिखे हैं जी। तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचार स्पष्टतया समझ सकते हैं, है ना। तो इनके हिसाब से भाषा की परिभाषा यही हो सकती है। जबकि वहीं बाबूराम सक्सेना, ये बाबूराम सक्सेना भी कुछ हद तक इन्हीं से कामता प्रसाद गुरु से ही मिलती जुलती बातों को कहने की कोशिश करी है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसी के समस्त रूप को भाषा कहते हैं। जबकि वहीं सुकुमार सेन क्या कह रहे हैं, सुकुमार सेन कहते हैं कि सुकुमार सेन कह रहे हैं कि अर्थवान कंठोदगीर्ण, उद्गीर्ण है, थोड़ी सी यहाँ पे वर्तनी गलतियाँ हैं तो उसे माफ़ करिएगा। मतलब अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि भाषा है। मतलब कि जो अर्थवान हो, जो कंठ के द्वारा उद्धृत हो, जो वो सभी ध्वनियों के समष्टि को, जितने भी हम बोल रहे हैं शुरू से लेके अंत तक, जो ध्वनि कंठ से निकल रही है और वो अर्थवान हो, ये नहीं कि बिना अर्थ की हो, अर्थवान हो और कंठ के द्वारा उद्गीर्ण हो रही हो, निकल रही हो, और जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जो कंठ से ध्वनि निकल रही है शुरू से लेके अंत तक, उसी समष्टि को, मतलब शुरू से समष्टि मतलब शुरू से अंत तक,
को हम जब मिला देते हैं तो वो भाषा का रूप हो जाती है। ये कहना है सुकुमार सेन का। इसी तरह आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने सबकी परिभाषाओं को देखा और सबकी परिभाषाओं को देख करके उसे सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर के ये भाषा की परिभाषा देते हैं। क्या देते हैं? ये लिख रहे हैं कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेतों की प्रणाली है। भाषा किसी रूढ़ क्यों है और यादृच्छिक है? मतलब रूढ़ इसलिए है कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जितनी भी बातें बोलते हैं, उसका कहीं न कहीं किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए वो शब्द निकलते हैं, इसीलिए उसे रूढ़ कहते हैं। रूढ़ का अर्थ ही होता है कि किसी चीज़ के लिए निश्चित अर्थ। तो ये कुल मिला के देवेंद्रनाथ शर्मा का अपना भाषा के संबंध में विचार है कि परिभाषा का दायरा क्या हो सकता है भाषा की। ये देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं देते हैं। इसी तरह हम देखें तो हेनरी स्वीट भी भाषा की परिभाषा देता है। यह पाश्चात्य भाषाविद है और ये क्या कह रहा है भाषा की परिभाषा देते हुए कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। लगभग कमोबेश ये भी वही बात कहना चाह रहे हैं जो बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं, जो सुकुमार सेन कह रहे हैं। ठीक, हम आगे देखते हैं। आगे इसी भाषा के सेक्शन में ही भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। ख़ास तौर से यदि हम ये कहें आपसे तो ये जो सिद्धांत है, ये पूरे सिद्धांत बेसिकली पूछा जाता है। हायर में। आपको टीजीटी पीजीटी में ये यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक, तो ये हायर में यहाँ से एक क्वेश्चन होता है, वो पूछ लेते हैं कि भाषा से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिसके जनक कौन है या उसके प्रवर्तक कौन है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसके प्रवर्तक कौन है। ये एक संकेत थ्योरी है। उस थ्योरी को रूसो ने दिया था। इसी तरह डिंग डोंग थ्योरी आती है एक, जिसको प्लेटो और मैक्स मुलर ने दिया था। किसने दिया था? प्लेटो और मैक्स मुलर। ये ठीक, डिंग डोंग थ्योरी। इसी तरह इंगित थ्योरी है, इंगित थ्योरी ये किसने दिया है? रे ने दिया है। इंगित थ्योरी रे ने दिया है। इसी तरह संपर्क थ्योरी, इस संपर्क थ्योरी को जी रेवेज ने दिया है। किसने दिया संपर्क थ्योरी को? जी रेवेज ने दिया है। और भाषा से संबंधित और क्या हायर एजुकेशन में क्या पूछता है? हायर एजुकेशन में भाषा के संबंध में सीधी सी बात है कि वो पूछता है, एक क्वेश्चन भाषा की परिभाषा से आने की संभावना रहती है। दूसरा यहाँ से भाषा के थियरी से आ सकता है कि कौन कौन से थियरियाँ हैं और उसके जनक कौन है। तीसरा क्या संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है कि भाषा की विशेषता क्या है ना। मतलब इस सेक्शन से ये जो है पूरा, तो यहाँ से एक चीज़ पूछ देता है। तीन विशेषता दिया रहेगा, उसमें एक विशेषता नहीं रहेगी। तो पूछ देगा निम्न में से भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो उसकी विशेषता रहेगी, एक नहीं रहेगी। तो आइए हम देख लेते हैं। पहला, भाषा क्या है? भाषा सामाजिक संपत्ति है। निश्चित रूप से भाषा सामाजिक संपत्ति है। समाज नहीं होता तो भाषा का जन्म ही नहीं होता। आज व्यक्ति कैसे बात करता? अपने आप से बात नहीं करता, बल्कि उसको बात करने के लिए, संवाद करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरा क्या है? भाषा प्रवाहमान है, नैसर्गिक है और सहजता उसमें होती है भाषा में। तीसरा, वो अर्जित की जाती है। हमारे पूर्वज जो हमको दिए हैं, हम वो एक तरह से उस भाषा को अर्जित किए हैं। हमारे जो मध्यकाल की भाषा कुछ और रही होगी, रीतिकाल की भाषा में कुछ और विशेषता रही होगी, आदिकाल की भाषा कुछ और रही होगी, आधुनिक काल की भाषा कुछ और रही होगी। आज स्वातंत्र्योत्तर या एक कह लें कि भूमंडलीकरण के बाद की भाषा कुछ और हो गई है। पहले केवल हिंदी बोली जाती थी, आज हिंदी में भी अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये क्या है? ये पीढ़ियों का अंतर है और पीढ़ियों के द्वारा दिया गया
संस्कार है, भाषा के संस्कार है, उस संस्कार को हम ग्रहण करते हैं और उसमें कुछ नया जोड़ते हैं और हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से हम ये 3 विशेषता हुई कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा प्रवाहमान है, नैसर्गिक है, सहज है, अर्जित की जाती है। फिर क्या कह रहा है कि भाषा परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है? अगर आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो आप भाषा को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि पहले भाषा वैदिक काल में संस्कृत प्रधान थी, वो उसके बाद लौकिक भाषा हुई, उससे बिगड़ी हुई भाषा थी संस्कृत से, फिर उससे भी बिगड़ता हुआ रूप हुआ तो हमको पाली मिला मध्यकाल भारतीय आर्य भाषा में। पाली के बाद फिर प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत के विकास के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट का जन्म हुआ, अवहट्ट के बाद आधुनिक आर्य भाषाएँ आईं और ये भाषाएँ अपने पहले स्वरूप में, अगर हम आधुनिक आर्य भाषा की बात करें तो वो क्या थी? पहले कुछ और रूप रहा, उसका स्वरूप क्या था? पहले ब्रज बोला जाता था, अवधी बोली जाती थी, बुंदेलखंडी बोली जाती थी, लेकिन हिंदी कौरवी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी जिसको कहते हैं वो बोली जाती थी। आज स्थितियाँ ऐसी हैं कि उनमें इतना परिवर्तन हो गया कि हिंदी का प्रभाव आज सबसे ज़्यादा हो गया और जो आंचलिक बोलियाँ हैं, जो अपने अंचल में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं, वो हिंदी के आगे थोड़ी कमज़ोर हो गई। तो ऐसे ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्या है ये परिवर्तनशील है, अनुकरणीय है। एक जैसे सामाजिक संपत्ति है वही अनुकरण है, हम इसको अनुकरण कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं भाषा को। जैसे हम हिंदी बोलते हैं लेकिन अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं? अंग्रेज़ी का अनुकरण करते हैं, इंग्लिश का अनुकरण करते हैं। इसी तरह भाषा की स्थिति क्या होती है? भाषा पहले जटिल होती है, नहीं सीखी जा सकती है, लेकिन बाद में वो सरल की होती है, सरल सीख लेते हैं तो वो हमको सरल लगने लगती है। तो भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा की प्रकृति भाषा की प्रकृति क्या है? जटिलता से सरलता की ओर, विशेषता ये भी है। और भाषा की स्थिति क्या है? भाषा की स्थिति और है कि वो संयोगात्मकता से व्यूहात्मकता की तरफ बढ़ती है, अर्थात संयोग का अर्थ परसर्गों से। मूलतः इसका जो ये जो बात कहना चाह रहा है कि संयोगात्मकता से व्यूहात्मकता की तरफ, ये है ना, सॉरी ये जो बात कह रहा है कि संयोगात्मकता से व्यूहात्मकता, तो इसके पीछे कारण है कि पहले संस्कृत में क्या है? संयोग का अर्थ होता है जुड़ाव। संयोग का अर्थ क्या होता है? जुड़ाव। संस्कृत कैसी भाषा है? वो जुड़ी हुई, अपने आप में कसी हुई भाषा है, वो बिखरी हुई भाषा नहीं है लिखने के क्रम में, है ना। तो उसमें ने, में, को, पर, इस तरह की चीज़ें, परसर्ग अलग नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ विभक्तियाँ चलती हैं और शब्द के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या हुई? संस्कृत संयोगात्मक है। लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें, अगर हम वही हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या है? वियोगात्मक है ना। हिंदी वियोगात्मक है। क्यों वियोगात्मक है? क्योंकि उसके परसर्ग मूल शब्दों में नहीं जुड़े होते, बल्कि वो अलग उनकी स्थिति होती है। जैसे हमने कहा, एक उदाहरण ले लेते हैं आपको समझाने के लिए संस्कृत और हिंदी का। हमने कहा कि राम, ठीक, ये जो ह आया ये राम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये है विभक्ति। वहीं हमने कहा राम का, हमने क्या कहा? वहीं हमने कहा कि राम, वहीं हमने कहा कि राम का। तो ये जो का आया संस्कृत में, इसके लिए राम, रामो, रामा इस तरह करके प्रयोग हो जाता है, लेकिन हिंदी में हम परसर को जब जोड़ने जाते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? वियोग हुआ। वियोग मतलब अलगाव हो गया। तो भाषाविदों ने अध्ययन किया एक लंबे समय तक भाषा का, तो उनको ये समझ में आया कि जो भी भाषाएं होती हैं पहले संयोगात्मक होती हैं, पहले बाद में क्या हो जाती हैं? वो व्यूहात्मकता के गुणों में आ जाती हैं, है ना। वो उसमें परसर्ग अलग होने लगते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी भी व्यूहात्मक है। जैसे कैसे व्यूहात्मक है? कहा कि राम इज, कैसे व्यूहात्मक है? राम इज। और अगर उदाहरण हम देखना चाहें व्यूहात्मकता का परसर्ग के रूप में, हमने हिंदी में ने, में, को, पर क्या है? परसर्ग है। अगर हम पर को ले लें, जैसे द कैट, है ना, द कैट जम्प्ड, JUMPED, जम्प्ड ऑन। ये ऑन जो आया हिंदी में पर का रूप है, ऑन द टेबल।
तो क्या है, ये वियोगात्मकता का गुण लिए हुई है। अंग्रेजी भी इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत 2000 साल पहले संयोगात्मकता के गुण में थी, लेकिन कालांतर में जब संस्कृत का परिवर्तन हुआ, उसमें तद्भव और देशज ध्वनियाँ शब्द जुड़ते गए, और वो एक तरह से हिंदी का उसी से विकास हुआ, तो क्या हो गए, परसर्गों का परसर्गों का प्रयोग होने लगा, और वो वियोगात्मकता से संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की तरफ भाषाएं बढ़ने लगी। ये पूरे दुनिया का ट्रेंड है, ये पूरी दुनिया की भाषा का ट्रेंड है, केवल हमारे हिंदी के नहीं ट्रेंड है, केवल हम ये यूरोपियन भाषा का वही स्थिति, यूरोप की भाषाओं का है, चाइनीज भाषाओं का भी है, इसी तरह की स्थितियाँ हैं। आगे देखते हैं। भाषा के इसी तरह से जो भारतीय भाषाएं हैं, उसका विभाजन हुआ है कि वो कब से भाषाओं का विकास हुआ और कैसे कैसे स्थितियाँ रहीं, जिसका जिक्र हमने पीछे किया है। तो देख लेते हैं कि उसका विभाजन कैसे है। ये भारतीय भाषाओं को जो विभाजन हुआ वो 3 कालखंडों में हुआ है। एक को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया है, दूसरे को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा है, और तीसरे को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं की संज्ञा दी गई हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ये इसका जो समय है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2 कालखंडों में दो प्रकार में बांटा गया है। एक का नाम इन्होंने वैदिक कालखंड की भाषाएं रख दिया, और दूसरा लौकिक आर्य भाषाएं रखा। वैदिक का इन्होंने समय माना है 2000 से 800 BC, बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के मतलब मरने से पहले। तो या कह लें कि ईसा पूर्व, हिंदी में से, कि 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के जो काल रहा है, उसमें जो भाषाएं बोली जा रही थीं वो भाषाएं थीं वैदिक। इसका बोलबाला था, वर्चस्व था, जैसे आज हिंदी का है और यूरोपियन कंट्री में अंग्रेजी के जो वर्चस्व है, वैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृत का अपना एक दबदबा था, अपनी एक हैसियत थी। और वहीं 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषाएं बोली जा रही थी भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में बोली जा रही थी, वो लौकिक थीं। इसी तरह से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद हम देखते हैं कि जो भाषा के विकास क्रम में पाली का मध्यकालीन जो समय है वो 500 BC से लेके 500 AD तक, मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक का समय जो है वो माफ़ कीजिएगा मैं गलत कर दिया, 1000 AD तक, जी 1000 AD तक, मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय है, मतलब 1500 साल का जो समय है भाषा के विकास का, उसमें भाषाविदों ने भारतीय मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भाग में बांटा। एक पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। पाली का जो समय है वो 520 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का जो समय है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। वहीं अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, या एक तरह से आप कह लें इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है, ठीक। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? तृतीय प्राकृत, ठीक। और इसके बाद जो भाषा का विकास होता है, जो भाषाएं अपने अस्तित्व, जो समाज के अस्तित्व में आई, उसमें से 1000 ईस्वी के बाद से लेके अब तक की जो भाषाएं बोली गई, उसको भारतीय भाषाविदों ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के संज्ञा के रूप में पुकारा है या उसे कहा है। लेकिन इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कई भाषाएं रही हैं, उसकी अपनी उपभाषाएं रही हैं, और उन उपभाषाओं की बोलियां भी रही हैं। कुछ फैक्ट जिसको इस क्लासिफिकेशन, जो तीनों क्लासिफिकेशन हुए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और ये आधुनिक, इन तीनों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। क्या फैक्ट है? देखिए, जो
प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है या इसे साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस किस भाषा को द्वितीय प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्राकृत को। ऐसे ही प्राकृत भाषाओं के विषय में ये प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में चर्चा में, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्राकृत की पहली बार चर्चा मिलती है। इसी तरह से भरत मुनि 7 प्राकृत की पुष्टि की है। प्राकृत की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार 7 है। जबकि वर रुचि अपने ग्रंथ में प्राकृत प्रकाश, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? प्राकृत प्रकाश। किसके ग्रंथ का नाम है? वर रुचि के। किसके? वर रुचि के। उनके ग्रंथ वर रुचि ने कुल 4 अपभ्रंशों को बताया है कि मुख्य रूप से 4 अपभ्रंश हैं, न कि 7 हैं। भरत मुनि ने कहा कि अपभ्रंशों की संख्या जो है 7 है। इन्होंने 4 जो अपभ्रंश रखा है वो वर रुचि ने जो 4 अपभ्रंश की चर्चा की है प्राकृत प्रकाश में, ये 4 हैं महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सरसेनी। आइए आगे देखते हैं। हाँ, कुछ फैक्ट हैं, इस फैक्ट को देखना ज़रूरी भी है, पूछा भी जाता है परीक्षा में। ये यहाँ कि महाराष्ट्री को हार्नले ने कहा महान राष्ट्र कहा है। ये महान राष्ट्र की भाषा कहा है। जो महाराष्ट्री प्राकृत है उसको हार्नले है वो कहता है कि ये महान राष्ट्र की भाषा है, जबकि दंडी इसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट प्राकृत। सभी प्राकृत में उत्कृष्ट प्राकृत दंडी कहते हैं, और हार्नले कहता है कि ये जो प्राकृत है वो महान है, महान राष्ट्र की भाषा है। वहीं सौरसेनी को वर रुचि ने प्राकृत का मूल माना है। जो वर रुचि ने कहा कि प्राकृत का जो मूल है वो सौरसेनी है, जबकि दंडी के अनुसार अगर इस तरह से देखा जाए तो दंडी के हिसाब से महाराष्ट्री प्राकृत का मूल है। वर रुचि के अनुसार कौन प्राकृत का मूल है? सौरसेनी। इसी तरह से आगे पैसाची अपभ्रंश को बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे ग्राम भाषा। पैसाची अपभ्रंश को हम ग्राम भाषा भी कहते हैं, भूत भाषा भी कहते हैं। इसी तरह से मागधी मगध देश की भाषा थी, तो अर्ध मागधी को वहीं हम आर्ष भाषा कहते हैं, ऋषि भाषा भी कहते हैं इसे, और आदि भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो है आदि भाषा है, ये पूछने की परीक्षाओं में ज़्यादा संभावना है कि पूछ देगा निम्न में से आदि भाषा किसे कहा जाता है? तो आदि भाषा किसे कहा जाता है? अर्ध मागधी को आदि भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? पूछ सकता है परीक्षा में कि अपभ्रंश का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? अपभ्रंश का पहली बार उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, जिसे अपशब्द के समानार्थी रूप में प्रयोग किया गया। अपभ्रंश का अपशब्द के रूप में समानार्थी अर्थ है अपभ्रंश का। इनके अनुसार वो अपशब्द है अपभ्रंश। पतंजलि के अनुसार महाभाष्य में इसकी चर्चा इसी रूप में मिलती है कि अपभ्रंश अपशब्द है। और फैक्ट क्या हो सकता है? ये कि नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा गया? विभ्रष्ट भाषा। जबकि दंडी क्या कहते हैं इसे? दंडी इसे अभीरों की भाषा कहते हैं। नाट्यशास्त्र में इसे अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है, और दंडी ने इसे अभीरों की भाषा कहा है। किशोरी दास ने अपभ्रंश के लिए ड़ भाषा कहा है। क्या कहा है? कि ये ड़ भाषा है। कौन सी ड़ भाषा है किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार? अपभ्रंश। हाँ, हिंदी और उसकी बोलियाँ। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो मूलतः जो हिंदी की बोलियाँ निकली हैं, जो हिंदी की कुल 18 बोलियाँ हैं। हिंदी कुल कितनी बोलियाँ हैं? 18। उपभाषा कितनी हिंदी की? उपभाषा अगर पूछे परीक्षा में कितनी है तो उपभाषा 5 है। और पूछ ले कि हिंदी अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, तो कुल अपभ्रंश 5 है। अपभ्रंश कितनी है?
अपभ्रंश कुल 5 हैं। लेकिन ये अगर पूछ ले कि जो 18 हिंदी की बोलियां हैं, अगर आपसे ये पूछे कि जो 18 हिंदी की बोलियां हैं वो कुल कितनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं, तो क्या कहेंगे? वो 3 अपभ्रंश से निकली हुई हैं। कौन कौन? एक तो सौरसेनी, दूसरा अर्धमागधी और तीसरी मागधी। हम आपको काउंट कर दे रहे हैं। देखिए ये है ना, ये सौरसेनी अपभ्रंश है। तो सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा कितनी है? सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा कितनी है? ये ना, सौरसेनी अपभ्रंश के तहत इसकी अपनी उपभाषाएं भी हैं। उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। सॉरी एक बहुत ब्लंडर हुआ है मुझसे। अपभ्रंश, मुझसे गलती हुई थी। अपभ्रंश जो है ये एक तरह से सौरसेनी अपभ्रंश है, और तो उपभाषा के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश में है। ये हमसे गलती हुई थी, मैं उपभाषा बोल दिया था। और इसकी सौरसेनी की जो उपभाषाएं हैं, एक हो जाएगी पश्चिमी हिंदी, दूसरी हो जाएगी राजस्थानी और तीसरी पहाड़ी। वहीं जो उपभाषा है उस उपभाषा में हम देखें तो क्या है, एक पश्चिमी हिंदी आएगी, राजस्थानी आएगी, पहाड़ी आएगी। फिर उपभाषा में हम देखें तो इधर अर्धमागधी की जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है, वहीं मागधी की उपभाषा जो है बिहारी हिंदी है। तो ये उपभाषाएँ कितनी हो गई? उपभाषाएँ हो गई हमारी 5, और अपभ्रंश कितने हो गए? 3 अपभ्रंश से हिंदी की जो बोलियां और उपभाषाएं हैं वो बोलियां 18, उपभाषाएं 5, और अपभ्रंश हिंदी की कितनी हो जाएंगी? वो 3। लेकिन कुल अपभ्रंश की संख्या कितनी है? 5। तो हम पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है एक तरह से। तो इस पश्चिमी हिंदी उपभाषा की जो बोलियां हैं वो क्या है? एक तो आकार बहुला है और एक ओकार बहुला है। जिसमें आ की प्रोनाउंसिएशन करेंगे ये लोग जब बात करते हैं अपने में, पश्चिमी हिंदी के लोग, तो आकार बहुला वाले कौन है? ये कौरवी जो बोलते हैं, खड़ी हिंदी ना, मेरठ सहारनपुर वाले ये लोग। फिर हरियाणवी जो आकार बहुला बोली है वो कौरवी है, हरियाणवी है और दक्षिणी हिंदी है। कौन कौन है? मतलब सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा इसकी जो पश्चिमी हिंदी है ना, पश्चिमी हिंदी को 2 भागों में बांटा गया। एक आकार बहुला, एक क्या बांटा गया? एक आकार बहुला और एक ओकार बहुला। ठीक है। आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन आया? कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी। जबकि वहीं हम देख रहे हैं कि ओकार बहुला में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है। दूसरी जो सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है राजस्थानी किस वर्ग? इसमें ट ठ, जो राजस्थानी भाषा है इसमें ट ठ ड और ढ की प्रधानता बहुत ज़्यादा, यानी मतलब कि मूर्धन्य ध्वनियों का जो है आवृत्ति यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और गुण के रूप में देखें तो जो राजस्थानी भाषा है वो ओज गुण बाहुल्य है, अपने में ओज गुण को लिए रहती है। तो राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी जो उपभाषा है, इसकी अपनी अलग अलग बोलियां हैं, है ना, इसकी अपनी अलग अलग बोलियां हैं। ये 4 इसकी बोलियां राजस्थानी उपभाषा की, एक मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालावी। वहीं पहाड़ी उपभाषा को अगर हम देखें, हिंदी की जो उपभाषा पहाड़ी है, जो सौरसेनी का ही एक भाग है, तो इसमें 2 बोलियां हैं, एक कुमायूनी, एक क्या है? एक कुमायूनी, एक गढ़वाली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएँ पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी निकली हुई हैं, और इन सब की अपनी बोलियां हैं। तो हिंदी की कितनी बोलियां
इन 3 उपभाषाओं से हैं। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और पहाड़ी से। 1 कौरवी, 1 हरियाणवी, 2 दक्षिणी हिंदी, 3 ब्रज, 4 बुंदेली, 5 कन्नौजी, 6 मारवाड़ी, 7 जयपुरी, 8 मेवाती, 9 मालावी, 10 कुमायूनी, 11 गढ़वाली, 12 केवल सौरसेनी अपभ्रंश से 12 बोलियां हिंदी की निकलती हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं दूसरा अपभ्रंश कौन सा है जिससे हिंदी के विकास हुई है, बोलियों का विकास हुआ है। वो है अर्धमागधी। अर्धमागधी की उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हो गई? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मतलब अ ब छ। जबकि मागधी अपभ्रंश की जो उपभाषा है वो है बिहारी। वैसे तो मागधी अपभ्रंश की कई उपभाषा है, जैसे बांग्ला भी इसी की मागधी की ही उपभाषा है। जैसे बिहारी उपभाषा है वैसे बांग्ला है, उड़िया भी है और असमिया है। ये 4 उपभाषा किससे निकली हैं? मागधी अपभ्रंश से। लेकिन हिंदी की कितनी निकली है? हिंदी की जो है उपभाषा एक है वो बिहारी है। बिहारी किससे निकली है? वो मागधी से। लेकिन मागधी से निकलने वाली बोली भाषा कितनी है? बहुत सारी हैं। उसमें एक बिहारी है, दूसरा हम बांग्ला कहते हैं, तीसरा उड़िया है, चौथा असमिया। ये सब किससे निकली हैं? मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। और बिहारी उपभाषा की कितनी बोलियां हैं? बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो हमने उधर देखा था सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की कुल 12 बोलियां निकली हैं, केवल अकेले एक अपभ्रंश से। जबकि अर्धमागधी से 3 और बिहारी उपभाषा से 3, मतलब अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आईं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जबकि मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा निकली है और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां निकली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। 3 को हम जोड़ें तो कुल मिला के कितना हो गया? 3 को अगर जोड़ लें हम तो कुल मिला के ये 6 हो गए। 6 बोलियां 2 अपभ्रंश से निकली, अर्धमागधी, मागधी, और 12 हिंदी की बोलियां किससे निकली? सौरसेनी अपभ्रंश से। 12, 6, 18। तो हिंदी की कितनी बोलियां होगी अगर परीक्षा में पूछेगा? 18 बोलियां हैं। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं अगर पूछ ले कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा है। और पूछे कि कितने अपभ्रंश है हिंदी में? 5 अपभ्रंश है। ठीक, और भी कुछ फैक्ट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसी एक वीडियो में भाषा से संबंधित जो प्रश्न हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से लेके टीजीटी पीजीटी तक की जो भी परीक्षाएं हों उसमें सब सिमट जाए। और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि पूछा जाता है बोलियां और उनके अन्य नाम। तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बोलियां हैं, जो 18 ये बोलियां हैं उसके अपने आंचलिक नाम है, अपने उसके और भी नाम हैं बुलाने के। तो देखिए वो कौन कौन सी बोलियां हैं। जैसे पिंगल को और भी भाषा से और भी नाम से पुकारा जाता है, जिसे नाग भाषा कहा जाता है पिंगल को। जबकि वहीं डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है। अवधी को कोसली और बैसवाड़ा कहा जाता है, तो बघेली को रिवाई और रिवाई कहा जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ी को खलटाही और लरिया कहा जाता है, और ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस बोली को अंतर्वेदी कहा जाता है, या अंतर्वेदी किस बोली को कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा आपको, ऑप्शन में 4 दे देगा, अवधी, बघेली, कौरवी, ब्रजभाषा। तो आपको ट्रिक किस पे मानना है? ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। और बांगरू भी पूछ लेता है कई बार, हरियाणवी को कहा जाता है। तो हरियाणवी को वहीं क्या कहा जाता है? बांगरू या देशवाली। आगे देखते हैं हम। आगे लिपियों से सवाल पूछे जाते हैं जो परीक्षाओं में, उसको हम देख लें। लिपियों की अपनी अवस्था होती है। कई बार पूछा जाता है कि लिपियों का सही क्रम मिलाइए। तो ये इससे जो क्वेश्चन होता है वो ख़ास तौर से यूजीसी का एक क्वेश्चन है। तो हम देख लें, पहले कौन सी लिपि आई? पहले जब मनुष्य पैदा हुआ, अपना विकास धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तो उसमें शुरू में जो लिपि हमको मिलती है वो चित्रलिपि मिलती है। बाद में कुछ प्रतीक लिपियाँ पैदा हुई, फिर भाव लिपि आई, और लास्ट में सबसे ध्वनि लिपि हुई, जिससे हम आज आपसे बात कर रहे हैं। वो कौन सी लिपि है? ध्वनि लिपि है। लेकिन ध्वनि लिपि नहीं आई होगी, हाव भाव से अपनी बातें होती थी। तो लिपियों की अपनी अवस्थाएं हैं, और लिपियों की अवस्थाएं कितनी हैं? 4। तो
और वो अवस्था कौन कौन सी है, आप चाहें तो सूत्र में लिख लें, चप्रभाध। चप्रभाध मतलब चित्रलिपि, प्रतीकलिपि, भावलिपि और ध्वनिलिपि। तो कई बार पूछा जाता है कि हिंदी की जो हमारी लिपियां हैं वो किससे निकली हुई हैं। तो हिंदी की लिपियां बेसिकली ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। किससे निकली हुई है, ब्राह्मी लिपि से। और इस ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत इस ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत कितनी शैलियाँ हैं, वो 2 शैली हैं। एक तो हमारी हो गई एक हमारी क्या होगी, उत्तर शैली, दूसरी गुप्त शैली। गुप्त शैली के अंतर्गत उसको 2 भाग में बांटा गया, एक सिद्धि मात्रिक और दूसरा कुटिल लिपि। सिद्धि मात्रिक कह लो यहाँ कुटिल लिपि। मतलब उत्तर शैली के अंतर्गत ब्राह्मी लिपि के बाद जो विकसित लिपि हुई उसे उत्तर शैली कहा गया, और उत्तर शैली के बाद गुप्त शैली आई, और इस गुप्त शैली को हम 2 भाग में एक गुप्त शैली को 2 से विकसित हुई जो है वो सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि हुई। और इस सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि की दो लिपियाँ हुई, देवनागरी और शारदा लिपि। तो हमको किससे काम है, वो हमारा जो हिंदी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो बनेगा कि देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है। तो कुटिल लिपि रहे तो कुटिल लिपि से, या तो फिर हम क्या कहेंगे, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। कुछ और फैक्ट हैं जिसको हम देख लें, जैसे कि नगरों में प्रचलित होने के कारण, अच्छा, नागरी को क्यों, देवनागरी लिपि को क्यों नागरी लिपि या देवनागरी लिपि क्यों कहा गया। इसके पीछे जो भाषाविद हैं वो तर्क देते हैं कि पहली बात तो कि ये नगर में प्रचलित थी। नगर उस समय कौन था, गुप्तों का साम्राज्य था, और ये एक तरह से पाटलिपुत्र के आसपास में इस लिपि का विकास हुआ। और चंद्रगुप्त को जो उसको देव कहा जाता था, तो उसमें प्रतापी राजा रहा, और वो एक तरह से नगर में पाटलिपुत्र नगर था, पटना एक अपने समय का प्राचीन नगर रहा है और अपना एक महान इतिहास उसका रहा है। तो वहाँ पे जो लिपि प्रयोग की जाती थी वो नगर में देव लिपि प्रयोग की जाती थी, और नगर में होने के कारण उसे अंत में देवनागरी लिपि कर दिया गया। यही 2 कारण था कि एक तो उसमें नगरी गुण था, नगर की लिपि थी, दूसरा जो चंद्रगुप्त के समय की ये बात है, तो चंद्रगुप्त को देव भी कहा जाता था, इसलिए उस नगर लिपि को आगे देव लगा दिया गया और इसका पूरा नाम गढ़ा गया देवनागरी। ठीक। दूसरा फैक्ट देवनागरी से संबंधित क्या है, ये कि देवनागरी का प्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। कब मिलता है, 7वीं और 8वीं सदी में। देवनागरी संबंधित और क्या बातें हैं, बात यह है कि देवनागरी का पहला, देवनागरी में जो फॉन्ट निकला, जो आज हम टाइप करते हैं वर्तमान समय में कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, या हम अपने मोबाइल पे कीपैड जो टाइप करते हैं, एक तरह से क्या है, वो एक फॉन्ट है। कोई कृतिदेव फॉन्ट हो गया, तो कोई मंगल फॉन्ट हो गया, इस तरह से फॉन्ट है और अपनी उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन फॉन्ट जब हिंदी में बना तो पहली बार तिलक ने फॉन्ट बनाया, और ये 1904 में। देवनागरी लिपि का जब विकास हो रहा था तो सावरकर बंधु ने कहा कि ठीक है, आप लिपियाँ लिखते रहिए, लेकिन आप अ की 12 खड़ी में लिखिए उसे। श्याम सुंदर दास ने कहा कि नहीं, जो ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन पंचमाक्षर की जगह हम क्या करें, अनुस्वार का प्रयोग करें। इसी तरह कुछ लोग और सुझाव दिए, उसमें से फिर इस देवनागरी लिपि के सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। ये पहली बार जो था 1935 में इसका गठन किया गया, और इसके जो सभापति बने वो थे गांधी, इसके सभापति थे, और इसके जो संयोजक थे, ठीक, और इसके जो संयोजक थे काका कालेलकर थे। ठीक, सभापति कौन थे, गांधी जी, और इसके संयोजक कौन थे, संयोजन कौन किया था, वो काका कालेलकर किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1935 में जो नागरी लिपि सुधार की बात हो रही थी या कमेटी बनी थी, उस कमेटी के सभापति कौन था और उस कमेटी का संयोजक कौन था। तो सभापति गांधी जी थे और संयोजक काका कालेलकर थे। फिर आगे हम देखते हैं, ये इतनी बातें थी भाषा के संबंध में। हम जब आपसे आगे मिलेंगे इसी क्रम में मिलेंगे। हमने सोचा कि यहीं से शुरू करते हैं, भाषा से शुरू करते हैं, और ये टफ थोड़ा सा है और ये फैक्चुअल ज़्यादा है, तो इसको याद करना थोड़ा कठिन काम होता है, चीज़ें जल्दी दिमाग में नहीं बैठती हैं। और भाषा एक बात हुई और भाषा विज्ञान दूसरी बात हुई। तो भाषा को ख़त्म किया आज हमने, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे भाषा से उसको आपके सामने रखा है। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो वो भाषा विज्ञान से रहेगा। ठीक है, भाषा विज्ञान से बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो
अर्थ विज्ञान मतलब स्वन और स्वनिम विज्ञान से बनेगा, अर्थ विज्ञान से बनेगा और वाक्य विज्ञान से बनेगा। ये 3 भाषा के मूल अवयव हैं। इन्हीं से भाषा विज्ञान से क्वेश्चन बनता है। तो अगली वीडियो भाषा विज्ञान पे होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें अप्रिशिएट करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग भविष्य में जो भी परीक्षा होने वाली है, ख़ास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में एक विज्ञप्ति जो आने वाली है संख्या नंबर 50, वो उसी नाम से आएगी, विज्ञप्ति 50 के। तो उस विज्ञप्ति में आप सफल हों। मैं भी उसका एक एस्पिरेंट रहूँगा, मैं भी एक प्रतियोगी रहूँगा उस विज्ञप्ति का। तो मैं अपनी तैयारी के साथ साथ मैं आपकी भी तैयारी मतलब आपकी भी तैयारी होती रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, धैर्य से आप देखिएगा। नमस्कार।